नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। देखिए हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री कर रहे थे, हम लोग काफ़ी सारे कंप्लीट कर चुके हैं मिडिएवल हिस्ट्री में। तो अभी हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत की बात करें तो गुलाम वंश फिनिश कर दिया है, खिलजी वंश फिनिश कर दिया है, उसके जितने भी शासक हुए हैं, जो चीज़ें अभी तक हो चुकी हैं हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं अभी तक डिटेल में। ठीक, अब हम लोग खिलजी वंश के बाद शुरुआत होती है तुगलक वंश की, जो कि 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक रहती है। अगर हम लोग बात करें दिल्ली सल्तनत की तो यहाँ पर 5 वंश आते हैं, आपको पता होगा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक, इन पांचों वंशों को मिलाकर हम लोग दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। तो अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा टाइम तक शासन करने वाला, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको पता भी होगा, तो यह है तुगलक वंश। ठीक, जो कि 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक रहता है। और सबसे कम टाइम तक शासन करने वाला तो आपको याद है खिलजी वंश, जो कि सिर्फ 30 साल तक करता है, यानी 1290 से लेकर 1320 तक रहता है खिलजी वंश। और फिर खिलजी वंश का समापन हो जाता है। और खिलजी वंश में मेन एक ही राजा होता है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उससे पहले जो राजा होता है वो इतना कुछ खास नहीं होता है, वो जस्ट आते हैं और चले जाते हैं, उनके बाद वाले भी कुछ खास नहीं होते हैं, बस 2-3 लोग आते हैं और उनका जो थोड़ा बहुत होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब मेन आता है, अब लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो अपने नसरुद्दीन खुसरो होता है लास्ट में खिलजी वंश में। ठीक, तो क्या होता है यहाँ पर, अब तुगलक वंश में सबसे पहला राजा बनते हैं गयासुद्दीन तुगलक, जो कि 5 साल तक राज्य करते हैं, 1320 से लेकर के 1325 तक ये दिल्ली गद्दी पर बैठते हैं। तो अगर हम इनके बारे में बात करें तो लास्ट में जो नसरुद्दीन खुसरो होता है ना, वो क्या करता है, उसको ये अपदस्थ कर देते हैं। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ये इसको नसरुद्दीन खुसरो को अपदस्थ कर देते हैं, मतलब गद्दी से हटा देते हैं, और गद्दी से हटाकर खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं और एक नए वंश की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का पहला राजा कौन था आपसे पूछेंगे। अगर आप छोटे छोटे एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चंस, माइनर से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक, और अगर आप किसी बड़े एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें कई बार मिलान करने के लिए दे देते हैं, पहला राजा या तुगलक वंश का कुछ भी मिलान के लिए दे देंगे, बोल देंगे कि ये जो 4 राजा दे रखे हैं इनका आप मिलान करके बताओ कि इसने इसमें से कौन से काम किया, इसमें से कौन सा काम नहीं किया। ठीक है, तो सारी चीज़ों को याद रखना है। हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इट इज़ प्रेजेंटेड बाय मी मिस्टर अमन कुमार, और आगे हम लोग देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो देखिए इसके पिता का नाम, तो गयासुद्दीन तुगलक के पिता का नाम, अगर पिता की बात करें तो ये करौना तुर्क होते हैं। ठीक, करौना के तुर्क रहते हैं, ये करौना तुर्क। तो ये बलबन के दास होते हैं। ठीक, तो पूछते हैं एक बार कि तुगलक वंश में किसके फादर जो होते हैं, तो गयासुद्दीन तुगलक के फादर क्या होते हैं? बलबन के दास होते हैं। ठीक, जो करौना तुर्क होते हैं। अब माया की बात करते हैं, इनकी महिला एक हिंदू जाट महिला होती हैं। आप देख रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक एक कैसे मुस्लिम शासक हैं, ठीक, लेकिन इनकी माँ जो होती है ना, जो मम्मी होती हैं, वो एक हिंदू महिला होती हैं, इसीलिए इनसे सवाल पूछा जाता है बार बार। ठीक, तो इनकी माता एक हिंदू जाट महिला होती हैं। अगर हम बात करें तो ये बहुत ही योग्य शासक था। ठीक, इसने मंगोलों से 29 बार बहादुरी पूर्वक टक्कर ली थी। भाई, मंगोलों से अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आई विल टीच यू लेटर ऑन इन फर्दर वीडियोस। ठीक, कि मंगोल थे क्या बेसिकली, मंगोलों से टक्कर लेना इतना आसान नहीं था। यकीन मानो, दुनिया, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में हर एक शासक ना मंगोलों से बचने की कोशिश करता था कि यार मंगोलों से हमें सामना ना करना पड़े, कुछ भी हो, हम बस मंगोल हमारे यहाँ कहीं अटैक ना कर दें। ठीक, और इस इंसान ने 29 बार लोहा लिया और उनको 2900 बार भगाया भारत से। आप इसकी बहादुरी का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि मतलब कभी नहीं डरा, कभी नहीं डरा। इसने बार बार जब जब भी मंगोल भारत की तरफ बढ़े, ये अकेला खड़ा हो गया ढाल बन के, और इतनी बार लताड़ा इसने मंगोलों को और धूल की चटाई और भगा दिया यहाँ से। इससे इसकी बहादुरी का आप शायद अंदाजा लगा सको। ठीक है, क्योंकि मैं शायद इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि ये कितना बहादुर था, लेकिन आप इस घटना से आप अंदाजा लगा सकते हो कि गयासुद्दीन तुगलक भी बहुत 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 ज़्यादा योग्य शासक था, बहुत ही बहादुर शासक था। शायद हमारे इतिहास में ये इतने डेप्थ में नहीं दे रखा होता है, नहीं लिखा होता है। ठीक है, बट अगर आप अच्छे ऑथर की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है कि बहुत ज़्यादा बहादुर शासक था। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। इसको गाजी की उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि। गाजी की उपाधि धारण करना क्यों धारण की थी? क्योंकि काफिरों का वध करता है ना जो, उसे गाजी की उपाधि दी जाती है। गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला। ठीक, तो इसने क्या किया था? दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान, आई एम अगेन रिपीटिंग, दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि धारण की। दिल्ली सल्तनत का पहले सुल्तान का नाम बताया जिसने गाजी की उपाधि धारण की। आपको आंसर करना है गयासुद्दीन तुगलक। टाइमिंग 1320 से 1325। ठीक, क्यों गाजी नाम रखा गया? काफिरों का वध करने वाले को गाजी की उपाधि दी जाती है। ठीक, आगे, और आगे हम लोग बढ़ते हैं।
गैसुद्दीन तुगलक अब पहले दियालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ठीक, अगर हम बात करें इसकी गैसुद्दीन तुगलक की, तो ये जब बनता है ना दियालपुर का राज्यपाल, तो अगर आप आखिरी शासकों के बारे में देखोगे, आखिरी में कौन कौन होता है तुम्हारा, ये नसरुद्दीन होते हैं। ठीक है, तो नसरुद्दीन खुसरो जो आखिरी शासक होता है खिलजी वंश का। लेकिन ये जो दियालपुर का राज्यपाल होता है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से ही होता है, मतलब बहुत पहले से होता है। अब अलाउद्दीन खिलजी मर जाता है तब भी ये दियालपुर का राज्यपाल बना रहता है, उसके बाद जो भी 2-3 लोग आते हैं तब भी ये दियालपुर का राज्यपाल रहता है। और बाद में जब ये देखता है कि नसरुद्दीन खुसरो कुछ भी नहीं है, बेकार एकदम अयोग्य शासक है, कुछ भी नहीं करेगा, दिल्ली को डुबा देगा, तब ये उसको अपदस्थ करता है और फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक, तो अगेन ये पूछेंगे आपसे कि गैसुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था जब वो शासक बना, तो ये दियालपुर का राज्यपाल था। ठीक, और वह 29 बार मंगोलों के विरुद्ध लड़ा, आपको पता है, उन्हें बाहर खदेड़ा, इसलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका एक और नाम गाजी बेग तुगलक भी था। ठीक, पीछे आपने देखा कि गाजी की उपाधि धारण की, क्यों गाजी की उपाधि उसको दी जाती है, काफिरों का वध करने वाला होता है, उसे बोलता है गाजी की उपाधि देते हैं उसको। ठीक, और अगर हम बात करें गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। ठीक, और अब देखो इसने इसने मंगोलों को 29 बार धूल चटाई, इसलिए इसको और कौन कौन सी उपाधियां दी गई, इसको मलिक उल गाजी, इसको मलिक उल गाजी और गाजी बेग तुगलक की भी उपाधि दी गई। कौन कौन सी, मलिक उल गाजी और गाजी बेग तुगलक की भी उपाधियां दी गई। क्यों, क्योंकि उसने 29 बार मंगोलों को भारत से भगाया। ये आपसे पूछ सकते हैं कि क्यों, मतलब ये नहीं, ये तो मतलब नॉर्मल चीज़ हो गई कि ये उपाधियाँ किसको दी गई, तो आप आंसर कर ही दोगे गैसुद्दीन तुगलक को। लेकिन क्यों, क्यों दी गई, तो आपको आंसर गाजी की उपाधि क्यों दी, तो आप बताओ काफिरों का वध करने के लिए। ये मलिकुल गाजी की उपाधि क्यों दी गई, तो आपको बताना है कि 29 बार मंगोलों के साथ अच्छे से इसने लोहा लिया था, उनको बहादुरपूर्वक लड़ा था उनसे। ठीक, और गाजी बेग तुगलक भी इसीलिए इसको उपाधि दी गई, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण कार्यों की। तो इसने तुगलकाबाद शहर का निर्माण कराया था। ठीक, तुगलकाबाद शहर, जनरली हम लोग तुगलकाबाद पता ही चल रहा है कि तुगलकों के नाम से है, तो कौन से तुगलक, तुगलक में तो अभी और भी अभी आगे 3-4 राजा आने वाले हैं तुगलकों में, तो कौन से वाले तुगलक, तो पहले ही राजा तुगलकाबाद, पहले पहले शासक। ठीक, जिनका नाम क्या होता है, गैसुद्दीन तुगलक, उन्हीं के नाम पर ये तुगलकाबाद के शहर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा छीनी गई जागीर पुनः लौटा दी गई। समझो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, ये बहुत ही मतलब बहुत क्रूर, आपने मूवी तो देखी है अलाउद्दीन खिलजी, रणवीर सिंह ने भाई बाकमाल काम किया है। तो अगर हम बात करें उस मूवी में, आपने देखा ही होगा, उसमें तो ये सब नहीं दिखाया गया कि उसकी शासन प्रणाली क्या थी, वो सब तो उसमें नहीं दिखाया गया, वो तो बस जनरली पद्मावती के ऊपर ही मेनली बेस्ड मूवी थी। लेकिन अगर आप इसके बारे में जानेंगे ना, तो ये मतलब ये मनी ओरिएंटेड पर्सन था अलाउद्दीन खिलजी, मतलब इसको अपनी प्रजा खुश रहे या ना रहे फाड़ में जाए, इसका मेन मोटो था हमेशा से ही पैसे कमाना। फिर चाहे वो जो उसके राज्य में प्रजा थी या किसान थे, उनका खून चूस के कमाए या उनको मार के कमाए, उनको दुखी करके कमाए, उनको कितना भी प्रताड़ित करके कमाए, बस मेन मोटो इसका था सिर्फ और सिर्फ मनी कमाना, पैसे कमाना। ही वॉज अ कम्प्लीटली मनी ओरिएंटेड पर्सन। ठीक, तो मेन चीज़ वो थी, इसने जागीरें छीनी, ठीक, बहुत कुछ किया। आपको मैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक चीज़ बता दूं कि आपको याद होगा कि ये क्या करता था, ये पहला दिल्ली का ऐसा सुल्तान था जिसने सैलरी देना शुरू किया सैनिकों को। ठीक, पहले क्या होता था, इक्तेदारी प्रथा बोलते थे उसको। ठीक, इक्तेदारी, उसमें क्या होता था, सैनिकों को सैलरी ना देकर जमीन दान में देते कि जाओ ये ज़मीन ले जाओ, आपने हमारे यहाँ हमारे लिए काम किया है, आप ये ज़मीन लो। हाँ, और हमेशा के लिए, ऐसा नहीं कि मतलब कि बाद में ले लिया, नहीं, हमेशा के लिए उनको दान में दे दी जाती थी। लेकिन इसने क्या किया, इसने उल्टा किया, इसने ये पहला ऐसा शासक था अलाउद्दीन खिलजी कि जिसने इक्तेदारी प्रथा चलाई, मतलब सैनिकों को जागीरें ज़मीन में नहीं दी, ज़मीनें जो है जागीर के तौर पे नहीं दी। क्या किया इसने, इसने सैलरी सैलरी दी, और सैलरी भी कैसे दी, बहुत कम, मतलब बहुत कम सैलरी देता था, बहुत ही कम। ठीक, इसीलिए ये आपको याद होगा कि इसने बाजार नियंत्रण की प्रणाली लेकर आया था। क्यों, क्योंकि भाई बाजार में क्या है, मान लो अगर आप महीने का 1,500 कमाओ, तो आज के टाइम पे आप सर्वाइव कर सकते हो क्या मार्केट में, नहीं कर पाओगे ना। क्यों, तो फिर इसने क्या किया, ये कुछ कुछ मिलाकर कुल ऐसे ही समझ लो आप कि उस टाइम पे ना सैनिकों को इतनी कम सैलरी देता था
कि वो सैनिक चाहे ना तो अपने वहाँ पर वो कुछ ज़्यादा खास खरीद नहीं सकते थे बाजार से, ठीक, अपनी जीवन चर्या को सही से चला नहीं सकते थे। तो क्या था कि फिर इसने बाजार नियंत्रण शुरू किया, ताकि मतलब जो सामान है ना वो भी जो भी चीज़ बाजार में मिल रहा है वो बहुत कम रेट पे मिले। इसने बाजार को 4 भागों में बांटा था, मैंने सब कुछ लिखाया था आपको, ठीक है, सराय दल और अलग अलग जानवरों के लिए अलग, और ऐसे करके 4 भागों में इसने बाजार को बांटा था। तो क्या था, ताकि और उसका मलिक काफूर था, उसको उसका अधीक्षक बनाया ताकि सब कुछ कंट्रोल चलता रहे, मतलब रेट जो हाई ना जाए, ठीक, कम से कम रेट रहेगा मार्केट में चीज़ों का, तो भाई कम सैलरी में भी काम चल जाएगा, ठीक। तो मतलब कुल मिलाकर ही किसी को भी खुश नहीं रखता था, बहुत ही निरंकुश शासक था अलाउद्दीन खिलजी, और कुल मिलाकर उसने तो ये सब चीज़ें थी। तो अब गयासुद्दीन तुगलक की बात करें, ये बहुत ही मतलब अच्छा शासक था। जितना अलाउद्दीन खिलजी कमीना निरंकुश था, उतना ही एकदम सिंपल साधारण बहुत ही अच्छा शासक था अलाउद्दीन। मतलब इसका दिल ना मतलब मोम की तरह था एकदम, कि मतलब प्रजा को खुश देखकर ही खुश हो जाता था, ठीक, बहुत ही अच्छा शासक था ये। तो इसने जो भी अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी ज़मीनें लूट ली थी, हथियार ली थी, हड़प ली थी, वो सारी की सारी इसने वापस कर दी लोगों को जिनसे ली गई थी। बोला कि आप लोग लो वापस, और आप लोग रखो इनको। और एक जागीरों की बात मैं और बता दूं आपको अलाउद्दीन के टाइम पर। देखो, ध्यान से सुनना यहाँ पर, अलाउद्दीन खिलजी के पहले जो शासक हुए थे ना, वो लोग क्या करते थे, इक्तेदारी प्रथा चलाते थे, मतलब सैनिकों को सैलरी न देकर क्या देते थे, जमीनें दे देते थे, ठीक, अब वो भी कैसे, हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए। लेकिन जब ये शासक बना ना, जब ये राजा बना, तो उसने पता उन सैनिकों से क्या किया, वो जमीनें छीन ली। बोला कि वो ज़मीनें तुम्हारी नहीं हैं, वो ज़मीनें हमारी हैं, ठीक, हमारे बुजुर्गों की ये ज़मीनें हैं, ये ज़मीन आप लोग नहीं ले सकते हो। वो ज़मीनें भी उनसे छीन ली, मतलब जो उनको उनकी सैलरी के बदले मिली हुई थी, वो ज़मीनें उनसे छीन ली गई थी, ठीक। ये मैंने अलाउद्दीन खिलजी में नहीं बताया, लेकिन मैं अब बता रहा हूँ, वो ज़मीनें उनसे छीन ली गई, और छीनने के बाद, ठीक, वो लोग काफ़ी दुखी हुई। इसने ये जो यहाँ पर जागीरों की बात हो रही ना, इस लाइन में जो आप पढ़ रहे हो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा छीनी की जागीर पुनः लौटा दी गई, ये वही जागीरें हैं जो सैनिकों को सैलरी के बदले जो ज़मीन दी गई थी ना, वो इसने छीनी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। वही जब गयासुद्दीन तुगलक आते हैं ना, गद्दी पे बैठते हैं, तो ये वही ज़मीनें उनको वापस कर देते हैं कि भाई आपको आपकी सैलरी के बदले मिली हैं, तो ये ज़मीन पर सिर्फ आपका हक है, इसको हम आपसे नहीं छीन सकते, ये आपकी हैं और आपकी ही रहेंगी, ठीक। तो ये गयासुद्दीन तुगलक करता है। अब आगे, किसानों के हित में कार्य किया गया, ठीक। इसने देखो किसानों के हित में कार्य किया, पहला आते आते इसने देखो जागीरें वापस करी, लोगों को खुश किया, ठीक। फिर इसने दूसरा काम क्या किया कि किसानों के हित में कार्य कर रहा है, कैसे, उसने जो राजस्व अधिकारी थे उनको आदेश दिया कि कर की बढ़ोतरी 1/10 या 1/11 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो आपकी कर की बढ़ोतरी है वो 1/10 या 1/11 यानी 10% या 9 से 1/11% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसी के अंडर में रहनी चाहिए, ठीक। अब आप देखो 1/10 मतलब 10%, ठीक, और 1/11 मतलब 9 से 1/11%। अगर आप परसेंट में देखो तो मतलब कुल मिलाकर कुछ 9 से 10% के बीच में ये बोला हम टैक्स लेंगे, ज़्यादा नहीं। अगर आप इससे पहले के शासकों को देखो ना, 50% अलाउद्दीन खिलजी को देखो ना, 50% टैक्स ले रहा था, और इसने देखो आखिर कितना कम कर दिया। मतलब किसानों को इतना, आप खेती करो और आप कमाओ और आप सबसे पहले अपने लिए बचाओ, ठीक, हमें आप 1/10 दे दो, बहुत है, काफ़ी है, हम खुश हैं इतने में, ठीक, बाकी आप लोग रखो। मतलब इसने हित में काम करना शुरू किया, और पब्लिक इससे बहुत ज़्यादा खुश थी इसके टाइम पे, प्रजा इसके टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश थी। अब आगे देखो, इसने नहरों और कुओं का निर्माण कराया। वो पहले शासक का नाम बताइए जिसने नहरें और कुओं का निर्माण कराया, तो आपको गयासुद्दीन तुगलक बोलना है। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि सबसे ज़्यादा नहरों कुओं का निर्माण किसने कराया, तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो आंसर ये नहीं देना आपको, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक। सबसे पहले किसने कराया, तो गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन सबसे ज़्यादा किसने कराया, तो फिर सोचने वाली बात है, ठीक। आपको मिलेगा मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो शासक आता है वो सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराता है, ठीक। हम बताएंगे आगे आपको। तो अभी बस आप इतना याद रखो, पहला ऐसा शासक जिसने नहरों का निर्माण कराया तो गयासुद्दीन तुगलक। अब इनके बारे में बात करें, इसने यातायात व्यवस्था और डाक प्रणाली का पूर्ण रूपेण व्यवस्थापक किया, ठीक। यातायात व्यवस्था लेकर के आए और डाक प्रणाली, ठीक। यातायात व्यवस्था के बारे में देखो, इनने यातायात मतलब सड़कें वगैरह बनवाई, सब प्रॉपर काम किया, ठीक। डाक प्रणाली शुरू करने वाला, डाक प्रणाली शुरू करने वाला पहला सुल्तान, ठीक। फिर से नहरों कुओं का निर्माण करने वाला पहला सुल्तान, डाक प्रणाली को शुरू करने वाला पहला सुल्तान। इवन हम यातायात की बात करें तो भी ये सुदृढ़ बनाने वाला या बहुत अच्छी चीज़ें करने वाला या अच्छे से यातायात को समन्वय करने वाला पहला ही ये सुल्तान था, ठीक। अब आगे देखो, गयासुद्दीन तुगलक का निजामुद्दीन औलिया, एक सूफी संत है, आप लोग सूफी संतों के बारे में सुना होगा आपने, एक सूफी संत है निजामुद्दीन औलिया, उसका इनसे मतभेद था, ठीक। तो मतभेद में ना
एक बार ये बाहर गए हुए थे गैसुद्दीन तुगलक, तो मतलब मतभेद तो चल ही रहा था, तो उतने में ना उधर से एक चिट्ठी लिखी जाती है, इधर से एक न्यूज़ आती है गैसुद्दीन तुगलक की वजह से कि आप रुको निज़ामुद्दीन औलिया, आप रुको, आपको तो हम आकर बताते हैं। ठीक, तो उधर से निज़ामुद्दीन औलिया एक जवाब देते हैं, हुजूर अभी दिल्ली दूर है। ठीक, मतलब अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी आप मेरे पास ना पहुंच पाएंगे। ठीक, अभी दिल्ली बहुत दूर है। तो शायद इसीलिए ये सब यातायात वगैरह करवाइयों कि आते हैं तुमको हम धरते हैं अपने तरीके से, हैं मतलब। तो ये सब कुछ था। अब आगे बात करते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये सवाल पूछा गया कि गैसुद्दीन तुगलक का किस सूफी संत के साथ, किस सूफी संत के साथ, उस सूफी संत का नाम पूछते हैं एग्जाम में। ठीक, तो ध्यान से पढ़ लेना, निजामुद्दीन औलिया। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि ये किसने कहा था, ये किस सूफी संत ने कहा था कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है, ये किस सूफी संत ने कहा था, यहाँ से भी सवाल पूछा जाएगा। तो ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ठीक, अब इसने क्या किया, इसने डाक व्यवस्था चालू करवाने वाला पहला शासक। ठीक, लेकिन प्रत्येक 3/4 मील पर एक डाक कर्मचारी को इसने नियुक्त किया, हर 3/4 दूरी पर। ठीक, हर 3/4 दूरी जो मील, 3/4 मील पर इसने क्या किया, डाक कर्मचारी को इसने नियुक्त किया। ठीक, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। और अगर हम आगे बात करें तो बंगाल को गैसुद्दीन तुगलक ने अपने अधीन किया। बंगाल को क्या किया इसने, ठीक, अपने अधीन में किया, गैसुद्दीन तुगलक ने किया था। ठीक है, आगे आप लोग बंगाल को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, आप ऐसे हल्के मत पढ़ना। आगे आप जब मैं और पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि बंगाल पहले देखो इसने गैसुद्दीन तुगलक ने अधीन किया, फिर आगे वाले जो उसके शासक आएंगे उनसे ये छीन लिया जाएगा, फिर वापस से कोई और बंगाल पे अटैक करेगा, वो जीतेगा, फिर आगे फिर उससे छिन जाएगा। अभी आगे बार बार बंगाल की कहानी बार बार आने वाली है। तो बंगाल को ध्यान रखना, गैसुद्दीन तुगलक के टाइम से आपने बंगाल पढ़ना शुरू किया, ध्यान रखना यहाँ से। ठीक, और आगे देखना कितनी बार छीना जाएगा, कितनी बार ये कैसे कैसे चलता है बंगाल का केस, तो वो आगे ध्यान रखना। बंगाल अभियान से वापस आते समय अफगानपुर में लकड़ी का द्वार गिर जाने पर सुल्तान की मृत्यु 1325 ईस्वी में हो गई। इसका मकबरा तुगलकाबाद में है। देखो यहाँ पे अगर आप बुक्स पढ़ते हैं ना तो यहाँ पे लिखा है कि बंगाल विजय प्राप्त करने के बाद जब ये लौट रहा था ना, तो कहाँ पर, किस जगह पर, अफगानपुर में लकड़ी का दरवाज़ा गिर गया, इससे ये मर गया 1325 में। लेकिन बहुत से इतिहासकार ये नहीं कहते हैं कि लकड़ी का द्वार गिरा तो मरा। बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि लकड़ी का द्वार गिरवाया गया तो ये मरा। ठीक, कौन गिरवाएगा, इसके अपने खुद के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक, जो अगला शासक बनने वाला है तुगलक वंश का, उसने ऐसा करवाया। ऐसा सारे लोग नहीं बोलते हैं। ठीक, ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसके खुद के बेटे ने अगला सुल्तान बनने के लिए अपने फादर गैसुद्दीन तुगलक को मरवा दिया। ठीक, जबकि गैसुद्दीन तुगलक ने कितने अच्छे अच्छे काम किए, डाक प्रणाली अपनाई, हर 3/4 मील पर एक डाक कर्मचारी को रखा, नहरों कुओं का निर्माण करवाया सबसे पहले। ठीक, और ये सारी चीज़ें, किसानों का एकदम टैक्स बहुत कम कर दिया, जागीरें छीनी गई थी वो सारी वापस कर दी। मतलब ये इतने, उसके टाइम पे प्रजा इतनी खुश थी, इतना मतलब मोम जैसे हृदय का इंसान था, इतना इतना अच्छा इंसान था, फिर भी इसके बेटे ने इसको मरवा दिया। ठीक, ऐसा कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये एंड। अब हम लोग आगे मिलते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो।